आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वह फ्रेडरिक सारियो द्वारा 1848 में एक प्रिंट की सीरीज़ निकाली गई थी, और उस प्रिंट के सीरीज़ का जो फर्स्ट चित्र है उस चित्र के माध्यम से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, या यह चैप्टर उस चित्र के माध्यम से शुरू होता है। अब इस जो फ्रेडरिक सारियो का जो ये चित्र है, इस चित्र में उन्होंने दिखाया है, या कहें कि उन्होंने यह प्रस्तुत करने का कार्य किया है, यानी उन्होंने एक ऐसे नेशंस के बारे में इमेज किया है या सोचा है जो एक प्रकार से रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक के बारे में हो, या मॉडर्न स्टेट्स के बारे में उन्होंने सोचा है, दिया है कि विजुअल इज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसमें सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ड्रीम्स यानी कल्पना, उन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की जिसमें डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स झलक रहा हो या दिखाई दे रहा हो। इसमें देखिए दिया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी फीमेल फिगर्स, यानी वन हैंड टॉर्च एंड इनलाइटमेंट्स एंड सेकेंड हैंड राइट्स ऑफ मैंस। तो इसमें आप फिर से देखें चित्र में, तो यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी या फीमेल फिगर की बात हो रही है, तो वो फीमेल फिगर ये है। इस फीमेल फिगर के हाथ में अगर देखें तो इस हाथ पर जो है एक टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट्स दिख रहा है, जिसे ज्ञानोदय की मिसाल कहते हैं, और इस हाथ में एक राइट्स ऑफ मैंस दिख रहा है, या मैन दिख रहा है, लोगों के अधिकार का पत्र दिख रहा है। इनके सामने देखेंगे तो ये जो अवशेष पड़े हैं ध्वंस, इन्हें कहा जाता है ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड्स ऑफ द इमेज ली द shattered remains of the symbol of absolute institutions, यानी जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो ध्वस्त सिंबल्स हैं, यानी सेटर्ड सिस्टम सिंबल्स हैं, वही नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये लोग दिख रहे हैं, इन सभी को कहा जाता है कि यह जो है लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं, या लिबर्टी को देखते हुए आगे निकल रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने किया क्या कि अपने फ्लैग और नेशनल कस्टम के साथ, फ्लैग एंड नेशनल कस्टम के साथ ये सभी मूर्ति के सामने से एक प्रोसेस कर रहे हैं या जुलूस निकाल रहे हैं। इनमें अगर देखें तो इनके लीडरशिप करने वाले चित्र के आगे निकल चुके हैं, जो यूएस एंड स्विट्जरलैंड हैं। आपको याद रखना है, इसका लीडरशिप यूएस और स्विट्जरलैंड ने किया। इसके बाद ये जो तिरंगा दिख रहा है ये फ्रांस का है, ये जर्मनी है, ठीक है ना, जर्मनी है। यहाँ ऑस्ट्रिया दिख रहा है, ऑस्ट्रिया के पीछे सिसिली दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से देखें तो क्रम से एक सीरीज बनी हुई है जिसमें सभी कंट्रीज के लोग जो है अपने फ्लैग एंड नेशंस के साथ इस जुलूस को निकाल रहे हैं। इसमें अगर आगे देखें तो ये दिया है द डिक्लीन ऑफ द म्यूनिसिपल डायनेस्टी एम्पायर ऑफ यूरोप इन द राइज ऑफ नेशंस, और यहाँ दिया है कि जो म्यूनिसिपल डायनेस्टी है उसको समाप्त करने के बाद या उसके समाप्त होने के बाद यहाँ पर किसका नेशनल स्टेट्स के प्रस्तुत किए गए या नेशनल स्टेट्स की वृद्धि हुई। तो इसमें अगर देखें तो इस चित्र के माध्यम से नेशनल स्टेट्स के बारे में बात आई, तो नेशनल स्टेट एंड नेशनलिज्म कम इनटू, मतलब जो नेशनल स्टेट और नेशनलिज्म है ये दोनों कब आए, कम इनटू एक्सिस्टेंस इन यूरोप इन 19th सेंचुरी, यानी एग्जिस्टेंस ये कब हुए 19th सेंचुरी में। तो कभी पूछा जाए कि नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स कब आए, तो ये 19th सेंचुरी में आए। नेशन स्टेट्स क्या है,
नेशन स्टेट इज मॉडर्न स्टेट्स आर रिपब्लिक, यानी जो मॉडर्न स्टेट्स हैं या जो रिपब्लिक है उन्हें नेशन स्टेट्स कहा जाता है। नेशनलिज्म की बात करें तो थिंकिंग ऑफ यूनिटी फॉर द नेशंस, यानी अपने नेशंस के प्रति जो यूनिटी की थिंकिंग्स है उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। अब आगे देखें, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशंस, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेशंस का आइडिया कैसे डेवलप्ड हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, यानी कि पहली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 के तहत इस नेशनलिज्म की जो है नेशनलिज्म का क्लियर रूप से एक्सप्रेशंस जो है कब आया, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा के साथ ही आपसे पूछा जाए नेशनलिज्म क्लियर मतलब फर्स्ट टाइम क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, तो आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। अब इसकी बात करें तो इस रिवॉल्यूशन में कुछ ऐसे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए जिनके कारण जो सॉवरेंटी है यानी कि जो प्रभुसत्ता है वो मोनार्ची के हाथों से निकलकर ए बॉडी ऑफ सिटीजन्स यानी कि वहाँ के लोगों के हाथों में पहुँच गई, या कहें कि मोनार्ची यानी राजतंत्र के हाथ से निकलकर नागरिकों के हाथ में सत्ता पहुँच गई। तो इसमें क्या है कि फ्रॉम ऑफ द वेरी बिगिनिंग इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन introduced various measures and parties that could create a sense of collective identity almost the French pupils, यानी कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे परिवर्तन किए कि वहाँ के pupils में क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑलमोस्ट द फ्रेंच, यानी सभी pupils में ऐसी भावनाएं जागृत हुई या ऐसी भावनाएं आई। तो इसके लिए अगर देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए या कुछ चेंजिंग हुई या कुछ ऐसे कार्य हुए जिनके द्वारा लोगों में कलेक्टिविटी आइडेंटिटी की भावना या का सेंस जागृत हुआ। जैसे फर्स्ट नंबर दिया है, आप 9th क्लास में पढ़े थे, लापीतरे यानी द फादरलैंड, लापीतरे मतलब फादरलैंड्स, एंड ले सिटीजन मतलब द सिटीजन, एंड समता रोटी, इनके बारे में आपने पढ़ा था। ये जो दिया है सिटीजन, जो सिटीजन है इसके बारे में आप पढ़े हैं कि मंसूर मादाम के स्थान पर सिटीजन शब्द का प्रयोग किया गया। समता रोटी वही साबुत गेहूं व्हीट्स की आप रोटी पढ़े थे उसके बारे में है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉय इक्वल राइट्स एंड अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके द्वारा जो है द नेशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी यानी इस कम्युनिटी के अंदर राइट इक्वल राइट्स की भावना डाल दी गई। सेकंड काम हुआ फ्रेंच फ्लैग्स, जिसे आप ट्री कलर पीछे दिखाया गया था, हमने दिखाया था फ्रेंच जो है तिरंगा था, तो ट्री कलर्स था, इससे एक नया फ्लैग है, ये न्यू ट्रिकलर फ्लैग्स है जिसे नेशनल फ्लैग का दर्जा दिया गया। अगला है ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाया गया जिससे क्या हुआ, फार्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ ऑफ द सिटीजन, यानी लोगों में एक समान अधिकारों की भावना जागृत हो गई। नेक्स्ट है स्टेट जनरल, 9th में पढ़े थे आप कि फ्रांस की संसद का नाम स्टेट जनरल था, लेकिन बाद में जब लोगों ने उसका अधिकार किया तो उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया, तो स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली रखा जाना। अगला है कि जो रीजनल डायलेक्ट डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच लैंग्वेज वाज मेड द नेशनल लैंग्वेज, यानी जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया या उनको हतोत्साहित किया गया और उनके स्थान पर फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया। तो ये कुछ ऐसे चेंजिंग है, यानी व्हेन न्यू ऑफ द इवेंट्स ऑफ फ्रांस न्यू
न्यू ऑफ द इवेंट्स ऑफ फ्रांस रीच्ड वेरियस सिटीज ऑफ यूरोप। जैसे ही ये न्यूज़ जो है वेरियस सिटी में पहुंची यूरोप के अनेक अनेक शहरों में, तो क्या हुआ कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ठीक है ना, मेंबर ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टैंडर्ड्स, यानी जो मिडिल क्लास के मेंबर्स थे वो सभी क्या किए, इस्टेब्लिशिंग द जैकोबिन क्लब, उन्होंने अपने शहरों में यूरोप में जैकोबिन क्लबों की स्थापना शुरू कर दी। पीछे आप 9th में पढ़े थे, जैकोबिन क्लब जब बनने लगे थे तो पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया ने जो यहाँ मोनार्ची है उसका समर्थन किया था और उसके विरोध में एक रिवोल्यूशन या क्रांति हुई थी। तो वही है, थ्रू द रिवोल्यूशनरीज वेयर फ्रेंच फोर्स बिगिन टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू यूरोप, यानी इसके तहत जो है इस रिवोल्यूशनों के जो रिवोल्यूशनरी थे उनके द्वारा यह विचार जो है धीरे धीरे यूरोप में पहुंचना शुरू हुआ या यूरोप में पहुंचने लगा है। इसके साथ आप नेपोलियन के बारे में जानते हैं। तो ऑफ क्रस नेपोलियन एब्सोल्यूट्स डेमोक्रेसी एंड एस्टेब्लिश ए मोनार्ची, यानी कि नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने जो किया था वो था कि उसने डेमोक्रेसी को एबोलाइज्ड कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पर इस्टेब्लिश किसको किया, रिपब्लिक को। लेकिन उसने कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी चेंज कर दिए थे जिसके द्वारा 1804 में एक सिविल कोड लाया गया जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, आप लोग याद रखेंगे, नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। इस नेपोलियन कोड के माध्यम से उसने रिवोल्यूशनरी चेंज किया, उसका भी इफेक्ट यूरोप पर पहुंचा। तो देखेंगे क्या है, पहला द बर्थ ऑफ प्रिविलेंस एबोसलाइट्स, यानी कि जो लोगों को पहले से बर्थ प्रिविलेजेस मिले थे उनको उसने क्या किया, एबोलाइज कर दिया, समाप्त कर दिया। सेकेंड नंबर पे देखें, इक्वलिटी राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। जो इक्वलिटी राइट्स थे और जो प्रॉपर्टी राइट्स थे उनकी बात कर रहे हैं कि इसने जो है इक्वलिटी राइट्स एंड द प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर बिफोर लॉ, यानी कानून के तहत लोगों के इक्वलिटी राइट्स एंड जो प्रॉपर्टी राइट्स थे उनको सिक्योर कर दिया। नेक्स्ट है, एबोलाइज द फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड द प्रेजेंट्स लैंड ऑनरशिप एंड वर्सल ड्यूटी, यानी कि जो वहाँ के जो फेडरल सिस्टम था उस फेडरल सिस्टम को इसने एबोलाइज कर दिया, समाप्त कर दिया, जिससे किसान जो प्रेजेंट्स थे उनको लैंड ऑनरशिप्स एंड वर्सल ड्यूटी से मुक्त मिल गए। अगला है, इम्प्लीमेंट्स ए यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम, यानी जो वहाँ का वेट एंड मेजर सिस्टम था उसमें इम्प्लीमेंट लाया या एक रूपता लाई, एंड नेशनल करेंसी दैट फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल्स, यानी नेशनल करेंसी लागू किया, ए नेशनल कर दीजिए, एक नेशनल करेंसी लागू किया जिससे क्या हो, दैट फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, यानी इनकी जो मूवमेंट्स है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट है, आप अभी जो पढ़ रहे थे कि अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पर इसने क्या किया, वेट एंड मेजर सिस्टम है उसको इसने क्या किया, वेट एंड मेजर सिस्टम को इसने क्या किया, इम्प्लीमेंट्स किया। तो देखना है कैसे उसने इसका इम्प्लीमेंट्स किया। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है जर्मन कॉन्फेडरेशंस, इसको समझना क्या है, इसको पढ़ लीजिए बस, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप नेपोलियन, यानी इस सिस्टम को सुधारने के लिए नेपोलियन ने पहला काम क्या किया कि नेपोलियन ने 29 स्टेट्स का यानी 29 राज्यों का एक जर्मन कॉन्फेडरेशन तैयार कर दिया, यानी ये जर्मन कॉन्फेडरेशन को उसने तैयार किया या बनाया। इसमें क्या समस्या थी जो इसे बनाना पड़ा, तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे, हम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, यानी उस समय अगर हमें ट्रांसपोर्टिंग करना है और ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमें हम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है,
तो क्या समस्याएं होती थी, इन दोनों के बीच में 11 बॉर्डर पहुंचते थे और प्रत्येक बॉर्डर पर 5% का टैक्स लगता था। यानी अगर हमें कोई प्रोडक्ट्स गुड्स अपना हमें हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग ले जाना है तो उस पर लगभग 55% टैक्सेस बढ़ जाते थे। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, इले। इले क्या है, द मेजर ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि ये एक प्रकार से मेजर ऑफ क्लॉथ्स है, लेकिन इस मेजर ऑफ क्लॉथ्स की बात करें तो डिफरेंट सिटीज़ में इसकी जो माप है, मेजरमेंट है, वो डिफरेंट होती थी। जैसे इसी एले की बात करें तो यह है फ्राइबर्ग। अगर फ्राइबर्ग में हम इस एले को देखते थे तो उसकी माप होती थी 53.5 सेंटीमीटर, लेकिन फ्रैंकफर्ट पे यही एले बराबर 54.7 सेंटीमीटर हो जाता था। इसी एले को अगर हम मेंज जाते थे तो मेंज में 55.1 सेंटीमीटर हो जाता था, और न्यूरेमबर्ग जाते थे तो 65.6 सेंटीमीटर हो जाता था। ये समस्या और ये समस्या, इन दोनों समस्याओं को समाप्त करने के लिए पर्सिया के प्रयास से 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसे क्या कहते थे, जालवेराइन। आपसे पूछा जाए जालवेराइन कब बना या कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1834 में। और इस जालवेराइन के माध्यम से इन सभी टैक्सों को समाप्त किया गया, इन माप को बराबर किया गया, और साथ में एक नेशनल मुद्रा को लागू किया गया या एक नेशनल मुद्रा के सिस्टम को जारी किया गया। इसके आगे की वीडियो हम आप पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, नेक्स्ट डे पर हम इसे देखेंगे। आज के लिए यहीं से समाप्त।